साथियों, नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी 2025 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। और इस बजट को लेकर जो एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास पर्सन है, उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा एक बनी रहती है कि कुछ रिलीफ जो है उनके लिए प्रोवाइड किया जाए फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ 3 रिलीफ की एक्सपेक्टेशन जो है फाइनेंस मिनिस्टर से करता हूँ, जो कि ज़रूर मिलनी चाहिए, और होप कि शायद इनके ऊपर कुछ ना कुछ जो है लिमिट को इंक्रीज़ किया जाएगा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, या उसके अंदर कुछ जो है इम्प्रूवमेंट की जाएगी। तो चलिए, वो क्या 3 रिलीफ हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से इस बजट के अंदर, वो एक बार डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को लेकर। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है, मीन्स आप एक जनरल सिटीजन है, आप सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अभी 2.50 लाख तक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को अगर बढ़ा दिया जाए और इसको 4 लाख रुपए तक कर दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से जो है महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको देखते हुए लोगों का टीडीएस कट जाता है, टैक्स कट जाता है, तो हाथ में पैसा कम आता है, जिसकी वजह से उनकी स्पेंडिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। तो इस इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 2.50 लाख से 4 लाख तक ज़रूर कर देना चाहिए ओल्ड टैक्स रिजीम में। वहीं न्यू टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं, तो न्यू टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो जनरल सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, 60 साल से कम हो, 60 साल से ज़्यादा हो, सबके लिए जो है 3 लाख रुपए की जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 3 लाख रुपीज़ की, इसको भी बढ़ाकर 5 लाख रुपीज़ तक कर देना चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहली जो एक हम उम्मीद करते हैं अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से, वो यही करते हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को दोनों ही रिजीम के अंदर, ओल्ड टैक्स में भी और न्यू टैक्स में भी, वो ज़रूर जो है इस लिमिट को जो है रिवाइज़ कर दें और इसको हायर साइड में जो है इंक्रीज़ कर दें। अब जो दूसरी एक्सपेक्टेशन है वो है रिवीजन ऑफ सेक्शन 80C लिमिट। तो देखिए, सेक्शन 80C की लिमिट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो यहाँ पर 80C की जो है डिडक्शन आप क्लेम करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में तो उसका बेनिफिट मिलता नहीं है। तो 80C की देखिए, अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो 80C के अंदर क्या होता है कि आप बहुत सारे एरियाज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और जहाँ पर आप मैक्सिमम 1.50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे वो पीपीएफ हो गया, आपका कोई पीएफ का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या जीपीएफ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बच्चों की आपकी ट्यूशन फीस हो गई, होम लोन का प्रिंसिपल हो गया। तो इस तरीके से देखिए, आप एफडी हो गई 5 ईयर की, एलआईसी हो गई। तो यहाँ पर आप 1.50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं सेक्शन 80C के अंदर। अब ये जो 1.50 लाख की लिमिट है, देखिए साथियों, ये बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है 1.50 लाख की लिमिट। जिस हिसाब से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए इस लिमिट को कम से कम 2.50 लाख तो ज़रूर कर दें। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं। 2014 के अंदर जो ये लिमिट थी वो 1.50 लाख की लिमिट थी 80C के अंदर, जब पेट्रोल का प्राइस जो था वो 70 रुपीज़ पर लीटर था, और जो हमारा निफ्टी था वो 6171 पे था। अगर मैं 2025 की बात करूं तो अभी भी ये लिमिट 1.50 लाख पे ही है, जब पेट्रोल का प्राइस 95 रुपीज़ पर लीटर हो चुका है। तो पेट्रोल के जो प्राइजेज़ हैं वो करीब करीब 35 से 40% इंक्रीज़ हो चुके हैं। और जो हमारा निफ्टी 2014 में 6171 पे था, आज वो 23,600 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पेट्रोल की प्राइजेज़ बढ़ चुकी हैं, निफ्टी ने कितना ज़्यादा जो है रफ्तार पकड़ी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के बाद भी जो 2014 में हमारी लिमिट थी, जो कि करीब करीब 8 या 9 साल हो चुके हैं, अब तो इस लिमिट को इंक्रीज़ ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से यही लिमिट चलती हुई आ रही है, जो कि अब कम पड़ने लगी है महंगाई को देखते हुए। तो अगर इस लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो कहीं न कहीं सेविंग्स को एनकरेजमेंट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को एनकरेजमेंट मिलेगा, और कहीं न कहीं जो है टैक्स की लायबिलिटी को कम करने में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो तीसरी डिमांड हम करते हैं अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को ज़रूर बढ़ा दें। तो अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ये समझ लीजिए केवल सैलरीड पर्सन और पेंशनर को ही मिलती है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हैं, पेंशनर नहीं हैं, तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता नहीं है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर है, तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो इसको बढ़ाकर 75,000 कर देना चाहिए। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं, तो न्यू टैक्स रिजीम में अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो सैलरीड या पेंशनर को 75,000 रुपीज़ मिलती है, इसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपीज़ कर देना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देगी, वहाँ पर 80C की लिमिट को इंक्रीज़ कर देगी,
और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को अगर इंक्रीज़ कर देती है, ये छोटे छोटे 3 चेंजेस भी अगर गवर्नमेंट कर देती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर देता है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा एक मिडिल क्लास के लिए, एक सैलरीड पर्सन के लिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।